नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी में हूं पिनाज त्यागी। आसिम मुनीर के सर पर इस वक्त खून सवार है। पाकिस्तान में आर्मी ने सीरियल किलर की तरह काम करना शुरू कर दिया है। अगर मुनीर ने इमरान खान को मार दिया तो उसके बाद किस किस का नंबर आएगा? इस सवाल से पूरा पाकिस्तान खौफजदा है, क्योंकि पाकिस्तान में अचानक सेना का मूवमेंट बहुत ज्यादा तेज हो गया है। पाकिस्तान के बड़े शहरों में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। इमरान खान को लेकर पाकिस्तान में हाई अलर्ट कर दिया गया है। अभी की डेवलपमेंट है, इस्लामाबाद में पाकिस्तानी सेना तैनात हो चुकी है। रावलपिंडी में चप्पे चप्पे पर सुरक्षा कर्मी लगाए गए। हर दिन हर घंटे के साथ इमरान खान के जिंदा होने के चांसेस और ज्यादा कम होते जा रहे हैं। इमरान खान का जिंदा होना आसिम मुनीर के लिए सबसे बड़ा चैलेंज है, और मुनीर की जो फितरत है वो अपने दुश्मनों को जिंदा नहीं छोड़ता। पाकिस्तान में मुनीर खून की नदियां बहाने के लिए पूरी तरह से तैयार हो चुका है। इमरान खान जिंदा है या नहीं किसी को नहीं पता। साद हुसैन रिजवी जिंदा है या नहीं किसी को नहीं पता। लेफ्टिनेंट जनरल फैज हामिद जिंदा है या नहीं किसी को नहीं पता। लेफ्टिनेंट जनरल अजहर अब्बास जिंदा है या नहीं किसी को नहीं पता। एयर मार्शल जावेद सईद जिंदा है या नहीं किसी को नहीं पता। लेफ्टिनेंट जनरल शमशाद मिर्जा को रिटायर कर दिया। चीफ ऑफ ज्वाइंट सिक्योरिटी कमेटी ये पोस्ट ही खत्म कर दी। न्यूक्लियर स्ट्रेटजिक कमांड डिपार्टमेंट खत्म कर दिया गया। आसिम मुनीर के रास्ते पर जो आया वो हमेशा के लिए हटा दिया गया। सत्ता के लिए मुनीर ने कत्लेआम किया, सत्ता पाने के बाद कत्लेआम किया। सत्ता में टिके रहने के लिए अब मुनीर कत्लेआम कर रहा है। आज 29 नवंबर है और आज के दिन आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब ने अपने ओहदे का ओहदा संभाला था, और जनरल बाजवा ने आज से 3 साल पहले उनको छड़ी हवाले की थी। लेकिन उसके बाद पाकिस्तान में एक फिस्तायत का बदतरीन दौर शुरू हुआ। उसमें 9 मई का सान्या फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन सामने आया। उसके बाद 26 नवंबर का कत्लेआम हुआ। फिर आज़ाद कश्मीर का मामला, आज़ाद कश्मीर में कत्लेआम हुआ, गोली चलाई गई। आज़ाद कश्मीर के निहत्ते अवाम पर, सियासी कारकुनान पर, उन पर गोलियां चलीं। 26 नवंबर को इस्लामाबाद में गोलियां चलीं, और फिर मुरीद के में गोलियां चलीं, और इसके साथ साथ 9 मई का फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन हुआ। फिर 8 फरवरी 2024 को इलेक्शन चोरी किया गया। उससे पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को डिमोलिश करने के लिए 9 मई की आड़ में बहुत सारे फिस्ताई इक़दाम किए गए। इमरान खान जिंदा है या इमरान खान को मार दिया गया, इसका जवाब पाकिस्तान में किसी के पास नहीं है। इमरान खान की कोई नई तस्वीर सामने नहीं आई है। इमरान खान का कोई नया वीडियो नहीं आया है, कोई ऑडियो रिकॉर्डिंग नहीं आई है। लेकिन 10 नवंबर को एक ऐसा बयान पाकिस्तान की संसद में दिया गया था जिसके बाद इमरान खान के जिंदा होने की उम्मीदें बेहद कम ही हैं। अभी फातिहा आपने पढ़ी थी, हमारे बुजुर्ग फोत हो गए इस असेंबली के, तो अगर यही ज्यादा शौक आपको रहा तो आपको कल उस वक्त फातिहा पढ़नी पड़ेगी, तो उस वक्त से बचें क्या आपको कल उस वक्त फातिहा ना पढ़नी पड़े। मैं नहीं कुछ नहीं कह रहा आपको यार, क्या मैं फातिहा की बात कर रहा हूं बेटा मैंने तो आपको कुछ कहा ही नहीं। आपके दुम पे पांव आया तो आप ची 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 शुरू कर दिया आपने। संसद में जो शख्स बोल रहा है इसका नाम हानिफ अब्बासी है। पाकिस्तानी सेना के बेहद करीब माना जाता है। मुनीर क्या प्लान कर रहा है इसकी जानकारी हानिफ अब्बासी को जरूर होती है। 10 नवंबर को पाकिस्तान की संसद में इमरान खान की मौत पर फातिहा पढ़ने का कमेंट मारा जाता है, और उसके बाद से इमरान खान के बारे में किसी को कुछ भी डिटेल नहीं दी गई। इमरान खान अगर जिंदा है तो आसिम मुनीर मुश्किल में है। अगर इमरान खान को मार दिया गया तो मुनीर और भी ज्यादा मुश्किल में है। इमरान खान जिंदा है तो वो कभी भी मुनीर के खिलाफ हजारों लाखों समर्थकों को उतार सकता है। अगर इमरान खान मर गया है तो पाकिस्तान के अंदर ऐसी आग लगेगी जो मुनीर को जला देगी। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देख
हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी। पाकिस्तान में दावा किया जा रहा है इमरान खान को हर रोज जहर दिया जा रहा है। इमरान खान को इतना बीमार बना दिया गया है कि वो ना खड़ा हो सकता है ना कुछ बोल सकता है। इमरान खान ने चूंकि ताकतवरों को चैलेंज किया है और वो चैलेंज करने के बाद वो इमरान खान पीछे नहीं हट रहे हैं, तो इमरान खान को वो कहीं स्लो पॉइजनिंग ना कर दी गई हो, जहर ना दे दिया गया हो, और अल्लाह इमरान खान की ज़िंदगी की हिफाजत करे। वो कहता है मारियो नोफाल का ये के अल्फाज में आपसे दोहरा रहा हूँ कि ये हो सकता है कि उन्हें स्लो पॉइजनिंग की गई हो और उनकी अल्लाह ना करे मेरे मुंह में खाक, मेरे मुंह में खाक, मेरे मुंह में खाक। मैं सवेरे सवेरे थोड़ी गुड मॉर्निंग ख़राब नहीं करना चाहता, लेकिन दिल मेरा भी दुखी है कि पाकिस्तान के अंदर जो पॉपुलर लीडरशिप है उसके साथ अच्छा नहीं होता। लेकिन मुझे यकीन है कि अल्लाह ताला इमरान खान की हिफाजत करेगा। पाकिस्तान में 27वां संवैधानिक संशोधन हो गया है। पाकिस्तानी संसद से आसिम मुनीर को सबसे शक्तिशाली जनरल बनाने वाला बिल पास हो गया है, लेकिन नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ है। इसकी बड़ी वजह पाकिस्तानी आर्मी के अंदर मुनीर के खिलाफ विद्रोह भी है, जो आसिम मुनीर के खिलाफ पहले दिन से पनप रहा है। इमरान खान पर सबसे बड़ा आरोप है कि उसने पाकिस्तानी सेना के खिलाफ, आसिम मुनीर के खिलाफ सड़क पर सरेआम विद्रोह किया था। पहली बार पाकिस्तान में सेना के खिलाफ जनता सड़क पर उतर आई थी, लेकिन इस प्लानिंग में पाकिस्तान का बड़ा जनरल इमरान खान के साथ था। एक बार पाकिस्तानी आर्मी मुनीर के कहने पर पाकिस्तानी जनता पर गोली चला चुकी है, जिसके बाद पाकिस्तानी सेना अपने ही मुल्क में दुश्मन बन गई थी। अगर इमरान खान ने विद्रोह का ऐलान कर दिया तो क्या पाकिस्तानी सेना हथियार उठा पाएगी? इस सवाल का जवाब खुद मुनीर के पास अभी तक नहीं है। हालात और वाकयात का जायजा ले रहे हैं, ठीक है, और अपनी जो फोर्सेस हैं, अपने जो जवान हैं, उनका मोराल चेक कर रहे हैं कि अगर इनको गोली चलाने का ऑर्डर मिलेगा पिछले साल नवंबर में जिस तरह मिला था तो ये अवाम पे चलाएंगे या नहीं चलाएंगे, अगर अडियाला अवाम पहुंच जाती है तो ठीक है। अब ये चीजें भी सारी की सारी चेक की जा रही हैं और इस मौजूदा सूरत हाल में मॉडर्न सर्वेलेंस का इस्तेमाल किया जा रहा है, मॉडर्न सर्वेलेंस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा रहा है। फिर भी परफेक्ट इनको इंफॉर्मेशन नहीं मिल सकती, इस बात को आप समझ लें, लेकिन ये इस तमाम सूरत हाल के अंदर भी फैसले बहरहाल लेने होते हैं। वाज़े नजर आ रहा है, जो खबर आई है कि वॉशिंगटन डीसी में इसकी नहीं चल रही भाई, वॉशिंगटन डीसी ने इसको कख कुछ नहीं दिया, ठीक है। अगर इसको कख कुछ नहीं मिला वॉशिंगटन डीसी के अंदर, ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह है कि सुक्का पैसे ये लगा रहे हैं, वो कुछ नहीं इनको दे रहे हैं, ठीक है। ये कंफर्म बात है डीसी के अंदर। तो अब अगर थोड़ी बहुत भी ग्राउंड पे मूवमेंट होती है तो डीसी से मजीद प्रेशर आएगा। तो ये यहां डरा हुआ है कि यार डीसी से प्रेशर आएगा, इसराइल फौज भेजनी है, वहां से डॉलर आएंगे तो फौज खुश होगी, डॉलर खोर फौज जो हमारी जो बनाई हुई है, इनको बेनिफिट मिलेंगे इन काइंड, इनको डॉलर की तनख्वाहें मिलेंगी। और अगर लगेगा कि इसराइल पैसे भी ज्यादा नहीं देने दे रहा, डॉलर 10,000 हमने मांगे हैं, $100 कह रहे हैं, $1,000 के ऊपर तो बात ही नहीं बनती, कुछ हमने भी कमाना है, उसके अंदर हमारा शेयर भी है, तो इससे पहले मैंने ग्राउंड पे अपना कंट्रोल दिखाना है। डीजीआईएसआई इसके ऊपर मुत्तफिक नहीं है। आसिम मुनीर के लिए अगले 15 दिन बहुत अहम हैं। पाकिस्तानी सेना के अंदर बहुत बड़ा बदलाव हो रहा है। पाकिस्तानी सेना का स्ट्रक्चर बदल रहा है। पहली बार सेना में एक तानाशाह आ गया है और यह बात पाकिस्तानी सेना को हजम नहीं हो रही है। पाकिस्तानी आर्मी में एक बड़ा हिस्सा इमरान खान का सपोर्टर है। पाकिस्तान में कई लेफ्टिनेंट जनरल, मेजर जनरल अभी भी मुनीर को पसंद नहीं करते। रिटायर्ड होने वाले 4 स्टार जनरल हैं जनरल सैर शमशाद मिर्ज़ा, जो चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी हैं, कि वो जो आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब का जो फैमिली डाटा लीक हुआ था और उन पर जो एक उनकी अपॉइंटमेंट को डीरेल करने के लिए जो सऊदीज़ को कन्वे किया गया था कि जी ये तो अहले तशी हैं वगैरह वगैरह उनके खिलाफ, और वो फिर बाद में सारा वो सब कुछ डिबंक हुआ कि उनके साथ क्या हुआ। फ़ौज के अंदर उस वक्त एक हलचल थी और उस वक्त शहबाज शरीफ साहब को एक कू की धमकी दी जा रही थी, जिस वजह से शहबाज शरीफ साहब शर्म शेख से मिस्र से
लंदन चले गए थे अपने बड़े भाई नवाज शरीफ साहब के पास कि जो आपके तरफ से मुझे एडवाइस किया गया है कि आसिम मुनीर साहब को आर्मी चीफ अपॉइंट करना है, वो तो फ़ौज के अंदर से कुछ सीनियर जर्नैल मुबैना तौर पे धमकी लगा रहे हैं कि वो मार्शल लॉ लगा देंगे। तो वो मियां नवाज साहब ने उस वक्त रिपोर्टेडली उनको शहबाज शरीफ साहब को कहा कि जाए उनको कहीं जनरल लगाना है, मार्शल लॉ लगा दें, हमारा पॉलिटिकल कैपिटल तो वैसे ही बर्न हो चुका है, तो हमें तो सूट करता है मार्शल लॉ लग जाए, हम अपोजिशन में चले जाएँ, तो हमारे पास खोने के लिए कुछ नहीं है, उन्होंने जो करना है कर लें। लेफ्टिनेंट जनरल अजहर अब्बास थे जो कि चीफ ऑफ जनरल स्टाफ थे, वो एक पूरे ग्रुप को लीड कर रहे थे। फौज में जो सीडीएस होता है ना, चीफ ऑफ जनरल स्टाफ, उसको आर्मी चीफ के बाद सबसे पावरफुल पोजीशन माना जाता है, क्योंकि वो आर्मी चीफ के बिहाफ पर फौज चलाता है, आर्मी चीफ के अहकामात फौज में इम्प्लीमेंट करवाते हैं, डायरेक्शन सेट करवाते हैं, सब कुछ होता है। लाइक ही इज़ द वन हु इज़ डिफेक्टो आर्मी चीफ, क्योंकि आर्मी चीफ खुद तो हर जर्नैल से हर उससे मुखातिब होकर कोई अहकाम आता है, तो आर्मी चीफ का सेक्रेटरीट दे रहा होता है ना, वो चीफ ऑफ जनरल स्टाफ के अंडर होता है। आसिम मुनीर जब पाकिस्तान का आर्मी चीफ बना तो सबसे पहले उसने पाकिस्तानी सेना के अंदर अपने विद्रोहियों का सफाया करना शुरू किया। लेफ्टिनेंट जनरल फैज हामिद को सेना से निकाल दिया गया, लेफ्टिनेंट जनरल अजहर अब्बास को जबरन रिटायर कर दिया गया, एयर मार्शल जावेद सईद का कोर्ट मार्शल कर दिया गया। लेकिन अभी भी पाकिस्तानी आर्मी में ऐसे ताकतवर जनरल हैं जो अगर इमरान खान से मिल गए तो मुनीर के लिए पाकिस्तान केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो मतवारा हुआ रे, केसरिया से मन जोगी हुआ। हर पल मनाओ केसरी त्योहार, विमल बोलो जुबान केसरी। में जिंदा रहना चैलेंज बन जाएगा। पाकिस्तान में डी चौक वाला नारा तेज हो गया है। डी चौक यानी इस्लामाबाद का वो इलाका जहां पर पाकिस्तान के बड़े नेता, पाकिस्तानी आर्मी के बड़े जनरल रहते हैं। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, लाहौर, कराची, पाकिस्तान के हर बड़े शहर की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। पाकिस्तानी आर्मी को अलर्ट पर रखा गया है। मुनीर के सामने युद्ध के 3 फ्रंट खुल गए हैं। पाकिस्तान के अफगान बॉर्डर पर जंग के हालात हैं। इंडिया बॉर्डर पर युद्ध कभी भी शुरू हो सकता है और पाकिस्तान के अंदर इमरान खान को लेकर युद्ध का शंखनाद हो गया है। मंगलवार को इसका पहला ट्रेलर लॉन्च होने वाला है। मंगल के रोज एक बहुत बड़ा इज्तिमा हो सकता है और ऐसी सूरत हाल पैदा हो सकती है अडियाला झील के इर्द गिर्द के बहुत सारे लोग इकट्ठे हो जाएं जिनको इवन पीटीआई को भी ना पता हो, हजारों लोग आ जाएं, कोई अडियाला पे धावा बोल दें और वहां पर 1500 से ज्यादा सिक्योरिटी एहलकार जो हैं वो उसकी निगरानी कर रहे हैं। पहले ही ये तादाद बढ़ सकती है और कोई ऐसी अनटूवर्ड सूरत हाल पैदा हो जिससे अडियाला जेल में हत्ता के कैदियों को भी नुकसान पहुंच सकता है, बाहर भी कुछ हो सकता है, या 26 नवंबर जैसी सूरत हाल या फिर मुरीद के जैसी सूरत हाल पैदा हो सकती है, लैंड ऑर्डर की सूरत हाल पैदा हो सकती है। ये इतलात हैं, ये वज़ीर आज़म को, वजारत दाखिला को, नेक्टा को इस तरह की मालूमात और जो पंजाब का होम डिपार्टमेंट है कि अडियाला जेल की सराउंडिंग जो है वो बहुत सिक्योरिटी थ्रेट है। पाकिस्तान में इमरान खान मुनीर के लिए आखिरी चैलेंज है। इमरान खान अगर खत्म तो मुनीर की सत्ता को कोई चुनौती नहीं दे पाएगा, कम से कम पाकिस्तान के अंदर से तो नहीं। पाकिस्तान में यह भी दावा किया जा रहा है इमरान खान अगर नहीं रहेगा तो पाकिस्तानी जनता का क्या रिस्पॉन्स होगा। मुनीर इसकी टेस्टिंग कर रहा है। खान साहब की कभी बनी नहीं है जनरल मुनीर से, लेकिन ये भी सही है कि एक साहब जो अभी यहाँ पर बता रहे थे वो भी मुझे उनकी बात ठीक लग रही है कि शायद ये कुछ चेक कर रहे हैं एक बार इमरान खान के बारे में ऐसी न्यूज़ चलाकर कि देखें कि पब्लिक का क्या रिएक्शन आता है।
तो पब्लिक तो पाकिस्तान की कोई रिएक्शन नहीं देती, चाहे वो जुल्फिकार अली भुट्टो को फांसी लगी हो या इमरान खान जेल में गए हो। यहाँ पर बहुत कम आपको ये देखने को मिलेगा कि लोग बाहर आए हैं या बाहर आके किसी किस्म के कोई प्रोटेस्ट ऐसा किया हो जिससे कि फैसले बदल गए हो। ऐसा नहीं होता। इमरान खान ने भी 126 डेज का जो एक धरना या प्रोटेस्ट किया था नवाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट के खिलाफ, तो उससे भी हुआ कुछ नहीं था। जिस वक्त मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट ने चाहा नवाज शरीफ को, उस वक्त ही हटाया गया। इसी तरीके से इमरान खान भी मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट की ही प्रोडक्ट है, उनको कोई पब्लिक लेकर नहीं आई थी। और यही हाल जुल्फिकार अली भुट्टो से लेकर बेनज़ीर भुट्टो और नवाज शरीफ तक यही रहा। इवन आज के शहबाज शरीफ साहब जो प्राइम मिनिस्टर हैं, वो भी एक तरह की मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट के ही कंधे पे चढ़कर जो है वो प्राइम मिनिस्टर हाउस तक पहुंचे हैं। जिस वक्त पाकिस्तान में इतनी उथल पुथल मची हुई है, जिस वक्त पाकिस्तान में गृह युद्ध का सायरन बज रहा है, ऐसे वक्त में पाकिस्तान का पीएम शहबाज शरीफ लंदन चला जाता है। शहबाज शरीफ का ये कोई सरकारी दौरा नहीं है, बल्कि ये पाकिस्तानी पीएम का सीक्रेट दौरा है। No inside, no inside, no inside, no inside. जो रहनुमा है वो मौजूद है और आपको बताएं कि एयरपोर्ट से लंदन के लूटन एयरपोर्ट से आते आते यहाँ पर इनको काफी टाइम लगा है और ये बताया गया है कि यहाँ पर वज़ीर आज़म की निजी मसरूफियात थी जो बैरिंग से आते ही खाली गाड़ी थी। आप देख सकते हैं कि बड़ी तादाद में वहाँ पर यहाँ पर मौजूद है और वो वज़ीर आज़म का इस्तकबाल कर रहे थे और सबको ये की जा रही थी ये देखा गया कि गाड़ियां तेजी से अंदर गई है और ये चूंकि निजी दौरा था इसलिए 2 गाड़ियां जो है वो यहाँ वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ जहाँ ठहरे अंदर गई हैं। तो इस वक्त कोशिश की जा रही है कि ये जो सिक्योरिटी एहलकार है वो रोक रहे हैं यहाँ पर कि वो इस बैरियर से अंदर ना जाए। तो नाज़रीन आप देख सकते हैं कि इस वक्त हर मेन स्ट्रीम चैनल के यहाँ पर नुमाइंदे मौजूद हैं, लेकिन हस्बे रूटीन यहाँ पर कोई किसी ने बात नहीं की है। पाकिस्तान में कुछ तो बहुत बड़ा होने वाला है, कुछ तो ऐसा है जिसको बताने से आसिम मुनीर डर रहा है, जिसके सामने आने से शहबाज शरीफ को डर लग रहा है। कुछ तो अडियाला जेल में हुआ है जो बाहर आएगा तो पाकिस्तान में बवाल मच जाएगा। जितना बवाल पाकिस्तान में इमरान खान को लेकर मचा है, जितना धरना दिया जा रहा है, इंटरनेशनल दबाव डाला जा रहा है, इतने में तो इमरान खान के जिंदा होने के सबूत सामने आ जाने चाहिए थे। खान साहब इस वक्त पाकिस्तान में इतने ज्यादा पॉपुलर है कि उनकी एक पिक्चर जो है तो वो पूरा सिनेरियो चेंज कर देती है। तो रजीम जो पाकिस्तान में इस वक्त इम्पोज्ड है, दे फील थ्रेटन्ड, दैट्स ओनली रीजन। लेकिन जैसी आसिम मुनीर की हिस्ट्री है, वो अपने किसी भी दुश्मन को जिंदा नहीं छोड़ता है। पहले वो पावर से हटाता है, फिर गायब कर देता है। जब आवाज बंद हो जाती है, फिर मरने की खबर आती है। जैसे इमरान खान गायब का कुछ पता नहीं है, ऐसा ही हाल साद रिजवी का है। आसिम मुनीर के खिलाफ हाल ही में साद रिजवी ने आवाज बुलंद की। मौलानाओं की फौज लेकर, टीएलपी की सेना लेकर रिजवी इस्लामाबाद की तरफ बढ़ा था, लेकिन लाहौर पार करने से पहले रिजवी कहां गया, पाकिस्तान में किसी को नहीं मालूम है। क्या इमरान खान को भी गायब कर दिया गया है? क्या इमरान खान को अडियाला जेल से शिफ्ट कर दिया गया है? क्या इमरान खान को आर्मी हेडक्वार्टर में कैद कर दिया गया है? पाकिस्तान में अडियाला जेल सेंटर ऑफ प्रोटेस्ट बन गया है, लेकिन क्या वाकई में इमरान खान वहां पर है, यह किसी को भी पता नहीं है। जो खबर बाहर आई है वो ये है कि इमरान खान को अडियाला से किसी जगह शिफ्ट कर दिया गया। अब क्या उनको यहाँ से उठा के मच जेल ले गए, ये किसी को मालूम नहीं है। क्या उनको यहाँ से उठा के केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो मतवारा हुआ रे, केसरिया से मन जोगी हुआ। हर पल मनाओ केसरी त्योहार, विमल बोलो जुबान केसरी। कि वो जो कह रही थी कल वज़ीर आला थी, उसने कहा 2 दिन पहले कि मैंने इमरान खान को घर के अंदर घुस के मारा है। क्या उनके घर में जाके बंद कर दिया है, वहाँ किसी में प्राइवेट में, क्या लाहौर के किसी में जेल लेके गए हैं, या जो खबर चली थी 6-7 हफ्ते पहले उसके मुताबिक पिंडी गैरिजन के इलाके में उनको शिफ्ट कर दिया गया। फिर अगर उनको पिंडी से बाहर किसी जगह और अडियाला से ख़ास तौर पे बाहर शिफ्ट किया गया तो क्या किसी अदालत की परमिशन उसके पास मौजूद है? उनको ज़रूरत ही कोई नहीं। अपनी अदालतें हैं उनकी, अपना इंसाफ है उनका,
पर्चा भी वही हैं जो नहीं काटते, मुकदमा वही हैं जो चलाते हैं नाजायज़, और नाजायज़ गिरफ्तारी करते हैं, नाजायज़ हब्से बिजा में इमरान खान को रखते हैं। इसके बावजूद भी किसी की अना को चैन नहीं आ रहा। मुनीर के सिर पर खून सवार है। मुनीर पाकिस्तान को गुलाम बनाने के लिए कुछ भी कर सकता है, किसी का भी खून बहा सकता है। पुतिन ने ज़ेलेंस्की के सबसे बड़े शहर पर बहुत विध्वंसक हमला करवाया है। यूक्रेन की राजधानी में चारों तरफ आग लगी हुई है। रूस के एडवांस और मॉडिफाइड ड्रोन ग्लाइड बमों ने भयंकर तबाही मचाई है। रूस ने 600 ड्रोन और 36 मिसाइलों से कीव में कोहराम मचा रखा है। पुतिन के एक और वेपन की पूरी दुनिया में चर्चा है। पुतिन के शैतान नाम से 26 मुल्क कांप रहे हैं। पूरा यूरोप डर रहा है। ट्रंप भी परेशान हो जाते हैं। सैंक्शंस के बावजूद पुतिन के हथियारों की रेंज दिनों दिन कैसे बढ़ती जा रही है? रूस अपने हथियारों को कैसे मॉडिफाई कर रहा है? कौन कलपुर्जे, गोले, रॉकेट और ड्रोन दे रहा है? एक एक डिटेल इस युद्ध की हमारी रिपोर्ट में देखिए। शैतान टेस्ट में फिर फेल। लॉन्चिंग के 15 सेकंड बाद जमीन पर गिरकर धड़ा। रूस की सरमत मिसाइल, जिसे नाटो देश शैतान के नाम से जानते हैं, एक और टेस्ट में फेल हो गई है। पहले भी इसके 4 टेस्ट फेल हो चुके हैं। लॉन्चिंग के बाद मिसाइल हवा में बमुश्किल 400 मीटर तक ही उड़ान भर सकी। इसके बाद सीधे नीचे आ गई। जमीन पर टकराते इससे जोरदार धमाका हुआ। इसके बाद पर्पल कलर का धुएं का गुबार आसमान में उड़ता दिखाई दिया। धुएं का ऐसा गुबार तभी उठता है जब ईंधन में नाइट्रोजन टेट्रा ऑक्साइड और डाइमिथाइल हाइड्राजीन का इस्तेमाल किया गया हो। रूस ऐसा ईंधन सिर्फ 2 मिसाइलों R-36 M2 और RS-28 सरमत में इस्तेमाल करता है। शैतान एक इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है। टेस्टिंग के दौरान इसे अवागार्ड हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल के साथ भेजने की कोशिश की जा रही थी। रूस की सरमत मिसाइल से यूरोप ही नहीं, अमेरिका भी खौफ खाता है। अवागार्ड हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल के साथ भेजने से इसकी विनाशक क्षमता बहुत बढ़ जाती है। रूस की सरमत या शैतान मिसाइल 18,000 किलोमीटर की रेंज तक मार कर सकती है। यह टारगेट तक 25,500 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से पहुंचती है। इसे दुनिया की सबसे विनाशक मिसाइल इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह अपने साथ 10 से 15 परमाणु वॉरहेड ले जाने में सक्षम है। सरमत मिसाइल से ट्रंप भी बहुत घबराते हैं क्योंकि ये एक उड़ान में 10 से 15 शहरों को टारगेट कर सकती है। इसमें लगे परमाणु बम हिरोशिमा और नागासाकी में गिराए गए बम से भी ज्यादा विध्वंसक है। सरमत मिसाइल को इंटरसेप्ट करना बहुत मुश्किल है क्योंकि ये हवा में पैंतरेबाजी करते हुए चलती है। ये बहुत तेज स्पीड से अपनी गति बदलते हुए टारगेट की तरफ बढ़ती है।
सरमत या शैतान मिसाइल 10 टन के वॉरहेड ले जा सकती है। इसमें 3 तरह के परमाणु वॉरहेड लगाए जा सकते हैं। 150 किलो टन के छोटे परमाणु बम, 300 से 500 किलो टन के मीडियम परमाणु बम और 0.8 से 1 मेगा टन के बड़े परमाणु वॉरहेड। पुतिन की शैतान परमाणु मिसाइल में लगे बम पूरे यूरोप और अमेरिका को भस्म करने की क्षमता रखते हैं। सुपर पावर अमेरिका और उसके राष्ट्रपति ट्रंप क्यों इस मिसाइल से बहुत घबराते हैं? क्योंकि ये उत्तरी और दक्षिणी दोनों ध्रुवों के ऊपर से उड़ान भर सकती है, जिससे दुश्मन के पास मौजूद तमाम डिफेंस सिस्टम इसे इंटरसेप्ट करने में चूक कर सकते हैं। पुतिन के पास लॉन्ग और शॉर्ट रेंज मिसाइलों और मॉडर्न वेपन का पूरा जखीरा है। इन दिनों उन्हीं से कीव समेत पूरे यूक्रेन को तबाह कर रहे हैं। ये कीव के आसमान पर उड़ते रूसी ड्रोन की नई तस्वीरें हैं। सैकड़ों ड्रोन अचानक आते हैं और फिर धमाके शुरू हो जाते हैं। रात में कीव पर पहला अटैक करीब 1 बजे होता है। दूसरा अटैक 6 घंटे बाद सुबह करीब 7 बजे होता है। कीव में रूसी हमले शुरू होते ही अफरा तफरी मच जाती है। लोग जान बचाने के लिए भागने लगते हैं। यूक्रेन की राजधानी अचानक बम धमाकों और मिसाइलों के फटने की आवाज से दहल उठती है। मल्टी स्टोरी इमारतों से आग की लपटें निकलने लगती हैं। बड़े बड़े फ्लैट और रिहायशी इमारतें आग में जलने लगती हैं। चारों तरफ धुआं ही धुआं फैल जाता है। रूस की मिसाइलें जिन इमारतों में गिरी हैं वो पूरी तरह से तबाह हो गए हैं, मलबे का ढेर बन गए हैं। नवंबर में रूस का कीव पर सबसे बड़ा हमला है। ऐसा हमला रूस ने अक्टूबर के पहले हफ्ते में किया था। रूस ने रात में कीव पर हमले के लिए 600 ड्रोन भेजे। इसके अलावा 36 मिसाइलों से अटैक किया। रूस ने इस हमले में किंजल और इस्कंदर मिसाइलों का इस्तेमाल किया। जब पुतिन की किंजल मिसाइल यूक्रेन की राजधानी में गिरी तो दर्जनों मकान पूरी तरह से जल गए, दीवारों के परखच्चे उड़ गए। किंजल मिसाइल का इंपैक्ट कितना खतरनाक होता है, इसका अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि यह 12,350 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से हमला करती है। जहां पर गिरती है वहां कुछ भी नहीं बचता है। वो इन तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं। रूस इन्हें मोबाइल लॉन्चर के साथ साथ MiG-31 जैसे लड़ाकू विमानों से भी लॉन्च करता है। इन्हें 1500 से 2000 किलोमीटर दूर से लॉन्च किया जा सकता है। यूक्रेन की राजधानी कीव की सुरक्षा के लिए नाटो ने एयर डिफेंस सिस्टम और अमेरिका के पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम तैनात किए हैं। कीव से हमले की जो तस्वीरें आ रही हैं उससे साफ है कि एयर डिफेंस सिस्टम को रूसी मिसाइलों और ड्रोन ने चकमा दे दिया। वो टारगेट पर लगे जिससे भारी तबाही हुई। पुतिन ने इस बार हमला उन टारगेट पर किया है जहां ज़ेलेंस्की और उनके करीबी लोगों के अड्डे हैं। उनकी प्रॉपर्टी को पुतिन ने जला दिया। कीव ने रूस में 6 जगहों पर एक साथ हमले किए, जिसमें मल्टी स्टोरी रिहायशी बिल्डिंग से लेकर कॉमर्शियल हब तक तबाह हो गए। रूस ने युद्ध शुरू होने के बाद किंजल और इस्कंदर मिसाइलों का मॉडिफिकेशन किया है। ये काफी नीचे उड़ान भरती हैं। रूस ने इनकी गति को काफी तेज कर दिया है। ये रास्ता बदलते हुए चलती हैं। पहले जहां पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम 90% मिसाइलों को इंटरसेप्ट कर लेता था, वो अब सिर्फ 6 से 10% मिसाइलों को इंटरसेप्ट कर पा रहा है। पैट्रियट की इसी नाकामी से रूस के हमले बहुत विनाशक हो रहे हैं। यूक्रेन में बहुत ज्यादा तबाही हो रही है। अब आप सोच रहे होंगे कि ड्रोन को तो आसानी से एयर गन से मार गिराया जा सकता है। फिर रूसी ड्रोन कैसे कीव में इतनी तबाही मचा रहे हैं? बड़े बड़े बंगले, मल्टी स्टोरी अपार्टमेंट को बर्बाद कर दे रहे हैं। यूक्रेन पर हमले के लिए रूस ज्यादातर ईरान में बने शाहिद 136 ड्रोन और शाहिद
131 ड्रोन का इस्तेमाल करता है। ईरान में बने ड्रोन को रूस गेरान 2 के नाम से अपने ही देश में असेंबल करता है। ईरान पर सैंक्शन लगने की वजह से रूस सीधे ये ड्रोन नहीं खरीद सकता है। ईरान का शाहिद ड्रोन 30 से 50 किलो बहुत खतरनाक विस्फोटक ले जाकर टारगेट पर फटता है। यह करीब 185 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से उड़ान भरता है। इसकी रेंज 1000 से 2500 किलोमीटर तक है। रूस ने इन ड्रोन्स में मॉडिफिकेशंस कर इन्हें बहुत खतरनाक बना दिया है। इनकी मारक क्षमता बढ़ गई है, इनका निशाना बहुत सटीक हो गया है। सबसे खतरनाक बदलाव इनकी स्पीड में हुआ है, जिससे एयर गन या एयर डिफेंस सिस्टम से इन्हें रोकना यूक्रेन और उनके नाटो पार्टनर्स के लिए असंभव हो रहा है। रूस ने ईरान के शाहिद ड्रोन में टर्बोजेट इंजन फिट कर दिया है। इसका असर यह हुआ कि अब शाहिद ड्रोन 230 मील प्रति घंटे की स्पीड से उड़ान भर रहे हैं। पहले ये प्रोपेलर से उड़ान भरते थे, अब ये बहुत तेज स्पीड से टारगेट तक पहुंचते हैं और तबाही मचाते हैं। बिना टर्बोजेट इंजन का शाहिद ड्रोन जहां कुछ लाख रुपए में तैयार हो जाता है, वहीं टर्बोजेट इंजन के बाद इसकी कीमत काफी बढ़ जाती है। प्रोपेलर से उड़ान भरने वाले शाहिद ड्रोन की कीमत जहां 40 से 50 लाख रुपए होती है, वहीं टर्बोजेट इंजन लगने के बाद इसकी कीमत करीब 11.5 करोड़ तक पहुंच जाती है। रूस ड्रोन में लगने वाले टर्बोजेट इंजन चीन से खरीदता है। रूस गेरान 2 और गेरान 3 के लिए चीन में बने टेलीफाई JT80 टर्बोजेट इंजन का इस्तेमाल करता है। अमेरिकी बाजार में JT80 टर्बो इंजन की कीमत 30 से 35 हजार अमेरिकी डॉलर के बीच है। सैंक्शन की वजह से चीन टर्बो इंजन के अलग अलग कंपोनेंट रूस को बेचता है। रूस जब एक साथ सैकड़ों ड्रोन भेजता है तो उनके कुछ ही ड्रोन टर्बोजेट इंजन वाले होते हैं, बाकी सस्ते ड्रोन होते हैं। कई बार तो लकड़ी और प्लास्टिक के बने ड्रोन को भी पेंट कर असली ड्रोन की तरह रूस भेजता है, जिससे यूक्रेन का एयर डिफेंस सिस्टम चकमा खा जाता है। नतीजा तबाही ऐसी होती है जैसी कीव में हुई है। यूक्रेन के शहरों में तबाही मचाने के लिए पुतिन ग्लाइड बम का भी धड़ल्ले से इस्तेमाल कर रहे हैं। यूक्रेन की मिलिट्री रिपोर्ट में दावा किया गया है कि रूस डेली 250 से 300 ग्लाइड बम यूक्रेन के शहरों पर दागता है। ये ग्लाइड बम जहां गिरते हैं वहां इमारतें पूरी तरह से बर्बाद हो जाती हैं। धुएं का गुबार ऐसा उठता है जैसे कोई छोटा परमाणु बम फटा हो। पुतिन के ग्लाइड बम क्यों अचानक इतने घातक हो गए हैं कि नाटो के डिफेंस सिस्टम इन्हें नहीं रोक पा रहे हैं। वॉर रिपोर्ट के मुताबिक रूस ने एक पंख वाले ग्लाइड बमों में भी टर्बो इंजन फिट कर दिए हैं। इसकी वजह से इनकी रफ्तार बहुत तेज हो गई है। अब ये 700 से 1000 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से टारगेट पर फटते हैं। जब इन्हें फाइटर जेट से दागा जाता है तो ग्लाइड बम को ट्रैक और ट्रेस कर डिस्ट्रॉय करना असंभव हो जाता है। रूस यूक्रेन पर हमले में फैब 500, फैब 1500 और फैब 3000 बमों का इस्तेमाल लगातार कर रहा है। अब रूस ग्लाइड बमों में UMPB 5R टर्बोजेट इंजन लगा रहा है। इस टर्बोजेट इंजन का निर्माण चीनी कंपनी स्वेविन करती है। इससे रूस के ग्लाइड बमों की रेंज और बढ़ जाएगी। ये शॉर्ट रेंज मिसाइल की तरह घातक हमला करने में सक्षम होंगे। ये क्रूज मिसाइल की तरह कम ऊंचाई पर उड़ान भरते हुए हमला करेंगे, जिससे उन्हें रेडार के लिए ट्रैक करना मुश्किल होगा। ये इतने कम समय में टारगेट तक पहुंच जाएंगे जिससे इन्हें इंटरसेप्ट करना आसान नहीं होगा। अब सवाल उठता है कि सैंक्शंस के बाद भी कैसे युद्ध में पुतिन भारी पड़ रहे हैं। रूस कैसे टर्बो इंजन से लेकर तमाम कलपुर्जे हासिल कर रहा है और अपने हथियारों का मॉडर्नाइजेशन कर रहा है। श्रीलंका, थाईलैंड, इंडोनेशिया समेत साउथ ईस्ट एशिया के कई देशों में इन दिनों में बाढ़ की चपेट में है। श्रीलंका में साइक्लोन तूफान से भारी तबाही हो रही है और अब यह तूफान भारत की ओर बढ़ रहा है। तमिलनाडु, पुडुचेरी, आंध्र प्रदेश के तटीय इलाकों में इसका असर अभी से दिखने लगा है। समंदर में हलचल तेज हो गई है, बड़ी बड़ी लहरें उठ रही हैं। श्रीलंका में इस तूफान ने कितना तबाही की, क्या चक्रवात हितवाह भारत के किन किन राज्यों में सबसे ज्यादा असर डाल सकता है, समझिए इस रिपोर्ट से। श्रीलंका में तबाही का तूफान, भारत पर क्या होगा असर?
इंडोनेशिया में कुदरत का कहर, बाढ़, लैंडस्लाइड से भारी तबाही। थाईलैंड में आसमानी आफत, जल प्रलय से मचा हाहाकार। पड़ोसी देश श्रीलंका समेत साउथ ईस्ट एशिया में भारी बारिश से तबाही मची हुई। आसमान से बरसती आफत से श्रीलंका, इंडोनेशिया और थाईलैंड में हाहाकार मचा है। इस आपदा में अब तक सैकड़ों लोगों की मौत हो चुकी है। बाढ़ और लैंडस्लाइड से इंडोनेशिया में सबसे ज्यादा लोगों की जान गई। डराने वाली ये तस्वीरें श्रीलंका की है। साइक्लोन दितवाह ने यहां ऐसी बारिश करवाई कि लोगों ने कल्पना भी नहीं की थी। भारी बारिश से यहां जल प्रलय जैसे हालात हैं। आसमान से बरसती आफत से चारों ओर भारी तबाही हो रही है। सबसे ज्यादा तबाही राजधानी कोलंबो से करीब 300 किलोमीटर पूर्व बदुल्ला और नुवारा एलिया के पहाड़ी इलाकों में हुई। मूसलाधार बारिश से पूरा इलाका बाढ़ की आगोश में है। लोगों के घर मकान पानी में डूबे हुए हैं। मकानों के सिर्फ ऊपरी हिस्से दिखाई पड़ रहे हैं। चक्रवाती तूफान दितवाह से यहां इतनी बारिश हो रही है कि नदी नाले उफान पर हैं। सैलाब के बीच नदियां अपना रौद्र रूप दिखा रही हैं। तमाम जलाशय, डैम समेत वाटर बॉडीज ओवरफ्लो हो चुके हैं। पानी की निकासी के लिए वाटर गेट खोल दिए गए हैं। लगातार हो रही भारी बारिश से नदियां उफान पर हैं। कई जगहों पर ब्रिज से बाढ़ का पानी ओवरफ्लो हो रहा है। सैलाब जब जब ब्रिज से टकराता है तो पानी की ऊंची लहरें उठती हैं। सैलाब का ऐसा कहर कि ब्रिज कभी भी धराशायी हो सकती है। नदियों में मटमैले सैलाब को देखिए, सब कुछ बहा ले जाने पर आमादा है। लगातार हो रही बारिश से निचले इलाके डूब गए हैं और पहाड़ों में मिट्टी इतनी ढीली हो गई है कि जगह जगह लैंडस्लाइड हो रहे हैं। श्रीलंका में इस कुदरती आपदा में चारों तरफ हाहाकार मचा है। बाढ़ और लैंडस्लाइड से लोग त्राहिमाम कर रहे हैं। चक्रवात दितवाह के बाद भारी बारिश, बाढ़ और लैंडस्लाइड से अब तक 80 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है, जबकि 34 लोग अब भी लापता हैं। तकरीबन 1.5 लाख लोगों की जिंदगी इस कुदरती आपदा से प्रभावित है। 195 राहत शिविरों में करीब 14,000 लोगों को शिफ्ट किया गया है। कुदरती आपदा से श्रीलंका के बड़े हिस्से में भारी तबाही मची है, तो कई इलाकों में लोग अभी भी बाढ़ में फंसे हुए हैं, जिन्हें निकालने के लिए युद्ध स्तर पर रेस्क्यू चलाया जा रहा है। रेस्क्यू की इन तस्वीरों को देखिए। बाढ़ में फंसे लोगों को निकालने के लिए श्रीलंका की नेवी लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चला रही है। चारों तरफ सैलाब ही सैलाब है और श्रीलंका की नौसेना लोगों को एक एक कर सुरक्षित निकाल रही है। यहाँ बाढ़ में करीब 60 लोग फंसे हुए हैं, जिनमें से एक विदेशी महिला समेत 40 लोगों को बचा लिया गया। रेस्क्यू की एक और डराने वाली तस्वीर देखिए। पूरा इलाका बाढ़ की चपेट में है। चारों ओर सैलाबी कहर है और एक शख्स बाढ़ से बचने के लिए नारियल के पेड़ पर चढ़ा हुआ है। बाढ़ से बचने के लिए ये शख्स करीब 18 घंटे से यहाँ फंसा हुआ है। जब श्रीलंका की एयरफोर्स को इसकी जानकारी मिली तो जवानों ने एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर से इसे बचाया। साइक्लोन दितवाह का पूरे श्रीलंका पर असर देखा जा रहा है। कोलंबो, गंपाहा जैसे इलाकों में लगातार बारिश हो रही है। सेंट्रल श्रीलंका के मातुले शहर में तो सिर्फ 24 घंटे में 540 मिलीमीटर बारिश हुई है, जो सामान्य सीमा से कई गुना ज्यादा है। पिछले 10 दिनों में करीब 1000 मिलीमीटर बारिश ने पूरे इलाके को तबाह कर दिया है।
मौसम विभाग की माने तो 150 मिलीमीटर बारिश भी लैंडस्लाइड करवा सकती है और यहाँ तो 500 मिलीमीटर से ज्यादा पानी बरस चुका है। कोलंबो और गंपाहा में भारी बारिश से हाहाकार मचा हुआ है। केलानी और अट्टा नगालू नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। हालात ये हैं कि लोगों को तुरंत सुरक्षित जगहों पर जाने के लिए कहा गया है। दितवाह चक्रवात के बाद भारी बारिश और बाढ़ ने श्रीलंका के बुनियादी ढांचे को भी तहस नहस कर दिया है। देश के 3 बड़े ब्रिज मोरग हकंडा मेन ब्रिज, एलाहेरा ब्रिज और कुमारा एला ब्रिज पूरी तरह से बह गए। बिजली की लाइनें टूटने से देश की 25 से 30% हिस्से में बिजली की आपूर्ति बाधित है। ज्यादातर ट्रेनें कैंसिल हो चुकी हैं और कई परीक्षाएं टालनी पड़ी हैं। श्रीलंका में तबाही के बाद चक्रवाती तूफान दितवा भारत की तरफ बढ़ रहा है। इसके लिए दक्षिण भारत के 5 राज्यों में मूसलाधार बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। सबसे ज्यादा असर तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में दिख सकता है। इसके अलावा केरल, कर्नाटक, पुडुचेरी और तेलंगाना में भी भारी बारिश की संभावना है। मौसम विभाग ने भारी बारिश की संभावनाओं को देखते हुए रेड और ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। फिलहाल साइक्लोन स्टॉर्म दितवा 7 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उत्तर की तरफ बढ़ रहा है और 30 नवंबर की सुबह तक उत्तरी तमिलनाडु, पुडुचेरी और उससे सटे दक्षिण आंध्र प्रदेश के तटों के पास बंगाल की खाड़ी तक पहुंचने की संभावना है। श्रीलंका के बड़े हिस्से में तबाही के साथ ही थाईलैंड में भी तबाही हो रही है। कुदरत की मार से लैंड ऑफ स्माइल थाईलैंड तबाही का आंसू बहा रहा है। तबाही की ये तस्वीरें दक्षिणी थाईलैंड के सतुन प्रांत की हैं, जहां बाढ़, बारिश और लैंडस्लाइड से सबसे ज्यादा तबाही मची है। भीषण बाढ़ के बाद यहां अब सिर्फ बर्बादी के निशान दिख रहे हैं। भारी बारिश के बाद यहां ऐसा सैलाब आया कि सब कुछ अपने साथ ले गया। सैलाब की चपेट में आने से कहीं भारी भरकम टेलीफोन पोल गिर गए तो कहीं बिजली के खंभे टूट गए। बाढ़ के पानी ने कहीं सड़कों को तहस नहस कर दिया तो कहीं सड़कों का नामो निशान तक मिटा दिया। कई इलाकों में अभी भी बाढ़ के हालात बने हुए हैं। सड़कों पर सैलाब का डेरा है। कहीं टूटी सड़कों पर ही लोग गाड़ियों को ड्राइव कर रहे हैं तो कहीं सैलाब के बीच ही लोग ड्राइव करने को मजबूर हैं। बाढ़ के बाद यहां अब मलबा ही मलबा दिखाई दे रहा है। तबाही के निशान दिख रहे हैं। कई इलाकों में अब भी बाढ़ के हालात बने हुए हैं। कहीं इमारतें जलमग्न हैं तो कहीं गाड़ियां बाढ़ में डूबी हैं। भीषण बाढ़ से दक्षिणी थाईलैंड में कम से कम 145 लोगों की जान जा चुकी है। सोंग खला प्रांत में सबसे ज्यादा 110 लोगों की मौत हुई है। बाढ़ से थाईलैंड के 12 प्रांत बुरी तरह से प्रभावित हैं। बाढ़ ने 12 लाख घरों और 36 लाख लोगों को सीधे तौर पर प्रभावित किया है। बाढ़ के बीच थाईलैंड में राहत और बचाव का काम भी युद्ध स्तर पर चल रहा है। बाढ़ में फंसे लोगों को निकालकर सुरक्षित स्थानों तक पहुंचाया जा रहा है। हैरान करने वाली इन तस्वीरों को देखिए। पूरा इलाका बाढ़ के पानी में डूबा हुआ है। चारों तरफ सैलाब ही सैलाब है। तस्वीरें दक्षिणी थाईलैंड के हाट याई की हैं, जहां एक परिवार को उनके लगभग डूब चुके घर के रूफ टॉप से निकालकर बचाया जा रहा है। बाढ़ से बचने के लिए ये परिवार घर की छत तोड़कर निकलने की कोशिश कर रहा था। इसी बीच रेस्क्यू टीम ने उन्हें देखा और बचा लिया। परिवार में एक बुजुर्ग महिला भी शामिल है। रेस्क्यू टीम ने लाइफ बोट के जरिए परिवार के सभी सदस्यों की जान बचाई। थाईलैंड के साथ ही नॉर्थ ईस्ट एशिया के देश इंडोनेशिया में इन दिनों मॉनसून कहर बरपा रहा है। आसमान से बरस रही आफत से सब कुछ पानी पानी हो गया है। तबाही की ये तस्वीरें इंडोनेशिया के सुमात्रा प्रांत की हैं, जहां भीषण बाढ़ और लैंडस्लाइड से भारी तबाही मची है। यहां सैलाब ने ऐसा सितम किया कि इस पहाड़ी इलाके में हाहाकार मच गया। सैलाब ने सब कुछ तबाह कर दिया। अब यहां बचे हैं तो सिर्फ तबाही के निशान।
जहां आबादी हुआ करती थी, लोगों की चहल पहल से जो इलाका गुलजार रहा करता था, वहां अब मलबा ही मलबा दिखाई दे रहा है। मलबे में दबे लोगों को निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। रेस्क्यू टीमें लगातार कीचड़ और चट्टानों में फंसे लोगों की तलाश कर रही हैं। तस्वीरें पश्चिमी सुमात्रा प्रांत के अगम जिले की हैं, जहां युद्ध स्तर पर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। यहां मलबे में दबे जिंदा लोगों की तलाश के लिए भारी मशीनों की जरूरत थी, लेकिन बह गई सड़कों पर ट्रैक्टर और अन्य भारी मशीनों को लाने में काफी मशक्कत करनी पड़ी। ऐसे में लोगों की जान बचाने के लिए सैकड़ों पुलिस वाले, सैनिकों समेत स्थानीय लोग सीधे जुट गए। फावड़े और कुदाल से मलबा खोदकर लोगों की तलाश की जा रही है। इंडोनेशिया में कुदरत की इस तबाही में अब तक 250 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि करीब 80 लोग लापता हैं। बाढ़ प्रभावित इलाके से करीब 8000 लोगों को महफूज इलाकों तक पहुंचाया गया है। उत्तरी सुमात्रा में सड़कें, बिजली और फोन नेटवर्क पूरी तरह से बंद है, लिहाजा बचाव दलों को रेस्क्यू ऑपरेशन में बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। उत्तरी सुमात्रा के साथ ही पश्चिमी सुमात्रा और आचेह प्रांतों में भी बाढ़ और लैंडस्लाइड से भारी तबाही मची है। इंडोनेशिया में ये आपदा ट्रॉपिकल साइक्लोन के चलते आई है। ये दुर्लभ साइक्लोन सुमात्रा द्वीप से टकराया और पूरे इलाके में फैल गया। इंडोनेशिया में फिलहाल इस तबाही से राहत की उम्मीद नहीं है। कई इलाकों में तेज बारिश अभी भी जारी है और प्रशासन जल्द से जल्द ज्यादा लोगों को सुरक्षित जगहों पर ले जाने की कोशिश कर रहा है।